दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसके तहत हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे बायो और हम लोग का टॉपिक था जैव उर्वरक। ठीक है दोस्तों, जैव उर्वरक में हम लोगों ने कुछ पॉइंटों को कवर कर लिया था। अब चलिए दोस्तों हम लोग उसके आगे के पॉइंट को इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था जैव उर्वरक और सब्जेक्ट चल रहा था बायो। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या आगे के पॉइंट दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए पॉइंट दिया गया है कि राइजोबियम नील हरित शैवाल एजोला तथा वेस्कुलर और बुस्कुलर माइकोराइजा में से फास्फोटिक जैव उर्वरक हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि राइजोबियम नील हरित शैवाल एजोला तथा वेस्कुलर और बुस्कुलर माइकोराइजा में से फॉस्फेटिक जैव उर्वरक हैं। तो याद रखिए वेस्कुलर और बुस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि राइजोबियम नील हरित शैवाल एजोला तथा वेस्कुलर और बुस्कुलर माइकोराइजा में से फॉस्फेटिक जैव उर्वरक हैं। तो याद रखिए वेस्कुलर और बुस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि राइजोबियम नील हरित शैवाल एजोला तथा वेस्कुलर और बुस्कुलर माइकोराइजा में से फॉस्फेटिक जैव उर्वरक हैं। तो याद रखिए वेस्कुलर और बुस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। तो याद रखिए नाइट्रेट। क्या है, कह रहा है कि पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। तो याद रखिए कि पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है दोस्तों नाइट्रेट। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, याद रखिए नाइट्रेट। क्या है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है नाइट्रेट। फिर है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो याद रखिए एजोला। क्या कह रहा है दोस्तों कि पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो याद रखिए दोस्तों एजोला। क्या है, पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो याद रखिए दोस्तों एजोला। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, सुमेलित कराया गया है। ध्यान से देखिए, कह रहा है नील हरित शैवाल। तो याद रखिए नील हरित शैवाल एक जैव उर्वरक है। ठीक है दोस्तों, नील हरित शैवाल एक जैव उर्वरक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है क्रायोसोपा। ठीक है, तो क्रायोसोपा है दोस्तों माहो नियंत्रण के लिए। क्या है, क्रायोसोपा। तो क्रायोसोपा है माहो नियंत्रण के लिए। बायो 902 दिया गया है। तो बायो 902 है दोस्तों सरसों का कायोक्लन। क्या है, कह रहा है कि बायो 902। तो यह है सरसों का कायक्लोन। ठीक है, सरसों का कायक्लोन। अगला देखिए एजेटोबैक्टर। तो यह है दोस्तों जीवाणु। क्या है, एजेटोबैक्टर। तो यह है जीवाणु। फिर देखिए नील हरित शैवाल है दोस्तों जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर है एक नील हरित शैवाल। फिर दिया गया है दोस्तों क्रायोसोपा। ठीक है, तो क्रायोसोपा है दोस्तों माहो नियंत्रण के लिए। क्या है, क्रायोसोपा है माहो नियंत्रण के लिए। बायो 902 है दोस्तों सरसों का कायक्लोन के लिए। क्या है, बायो 902 है सरसों का कायक्लोन के लिए। और एजेटोबैक्टर है दोस्तों जीवाणु। ठीक है, फिर से देखिए नील हरित शैवाल है दोस्तों जैव उर्वरक। ठीक है, क्रायोसोपा है दोस्तों माहो नियंत्रण। बायो 902 है सरसों का कायक्लोन और एजेटोबैक्टर है दोस्तों जीवाणु। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, बायो 902 है सरसों का कायक्लोन। ठीक है, और एजेटोबैक्टर है जीवाणु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि गेहूं चना धान एवं सरसों में से वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा धान। ठीक है, गेहूं चना धान एवं सरसों में से वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिए धान। क्या है, गेहूं चना धान एवं सरसों में से वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिए धान। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि बाजरा गेहूं मक्का एवं धान में से नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो याद रखिए धान में। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि बाजरा गेहूं मक्का एवं धान में से नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो धान को। फिर देखिए बाजरा गेहूं मक्का एवं धान में से नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो याद रखिए धान को। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है दोस्तों एजोला। ठीक है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है दोस्तों एजोला। क्या है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है दोस्तों एजोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है तो नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। क्या है, एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है तो नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। ठीक है दोस्तों, एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है तो नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका सहचरी है नील हरित शैवाल। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। ठीक है, फिर देखिए, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है दोस्तों नील हरित शैवाल। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि एजोला है एक, तो एजोला है एक दोस्तों जलीय फर्न है। क्या है, एजोला है एक जलीय फर्न। याद रखिएगा एजोला क्या है, तो एजोला है एक जलीय फर्न है दोस्तों, एजोला है एक जलीय फर्न। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है दोस्तों एजोला। क्या है दोस्तों, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है दोस्तों एजोला। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है दोस्तों एजोला। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों साइनोबैक्टीरिया। क्या है, फिर देखिए कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो याद रखिए साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, फिर देखिए साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो याद रखिए साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो याद रखिए साइनोबैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहे हैं हमारे। ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो याद रखिए धान। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो याद रखिए धान। क्या है, चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो याद रखिए धान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कंपोस्ट के संदर्भ में सही कथन पूछ रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कंपोस्ट के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, तो कह रहा है कि गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए त्वरित कर देते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों कंपोस्ट के संदर्भ में सही कथन है। तो कह रहा है कि गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए क्या कर देते हैं, त्वरित कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि फास्ट, तेज कर देते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए क्या करते हैं दोस्तों, त्वरित कर देते हैं। फिर देखिए, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए त्वरित कर देते हैं। यह हमारा कंपोस्ट के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि लाल, भूरा, हरा तथा नीला हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो वह है दोस्तों नील हरा शैवाल। क्या है, कह रहा है कि लाल, भूरा, हरा तथा नीला हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो याद रखिए नीला हरा शैवाल। ठीक है, लाल, भूरा, हरा तथा नीला हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो वह है दोस्तों नीला हरा शैवाल। ठीक है, याद रखिए लाल, भूरा, हरा तथा नीला हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो वह है दोस्तों नीला हरा शैवाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या है, फिर से देख लीजिए, लाल, भूरा, हरा तथा नीला हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो वह है हमारा नीला हरा शैवाल। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। क्या है, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो पहला पॉइंट है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा। पहला पॉइंट है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो पहला है कि उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। ठीक है, फिर है नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा तीसरा है नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। क्या है, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। क्या है, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा। ठीक है, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं। ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है। दिया गया है दोस्तों सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। क्या है, कह रहा है कि सोयाबीन में
नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो याद रखिए राइजोबियम जैपनोनिकम, ठीक है, राइजोबियम जैपनोनिकम, ठीक है, याद रखिए क्या है, कह रहा है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो याद रखिए राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम याद रखिए। फिर देखिए कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो याद रखिए राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो याद रखिए राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। सोयाबीन में नत्रजन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो याद रखिए दोस्तों राइजोबियम जैपोनिकम। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, बायोचार के बारे में यहाँ कह रहा है, क्या देखेंगे, कह रहा है दोस्तों बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट दिया गया है कि बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा दे रहा है कि जब बायोचार वृद्धिकारी माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब बायोचार वृद्धिकारी माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही कथन है, तो तीनों पॉइंट दोस्तों सही कथन है, ठीक है। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि बायोचार, ठीक है, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्या है, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब बायोचार वृद्धिकारी माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। क्या है, जब बायोचार वृद्धिकारी माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट भी ध्यान रखिए कि जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। क्या है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। तो बायोचार के संबंध में तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं। यहाँ देखिए 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट सही है। पूछ रहा है कि उपर्युक्त में सही कथन है तो तीनों पॉइंट सही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है 2,4-D है। क्या है, कह रहा है 2,4-D है तो याद रखिए एक खरपतवार नाशी है। क्या है, 2,4-D क्या है तो याद रखिए एक खरपतवार नाशी है हमारा 2,4-D, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वह है हमारा मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। बार बार बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कह रहा है कि मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, ठीक है दोस्तों, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान हमारा टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखिए। और चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, पहला जो इसके तहत हम पढ़ेंगे वह है दोस्तों कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, ठीक है। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान में वह हम पढ़ेंगे कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, ठीक है दोस्तों, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो ध्यान रखिए किससे, जल से। कह रहा है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है तो वह है दोस्तों जल से। कह रहा है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है तो याद रखिए जल से, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। क्या है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, याद रखिए 55 से 70%। क्या है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 55 से 70%। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 55 से 70%। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है, मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन। क्या है, मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन। मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि लौह सोडियम, क्या है, अगला जो है दोस्तों वह कह रहा है कि लौह सोडियम ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों, तो याद रखिए ऑक्सीजन। लौह सोडियम ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक
प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों तो ऑक्सीजन। क्या है? लौह, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों तो याद रखिए ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट हमारा। कह रहा है दोस्तों लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। क्या है? लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है तो याद रखिए कैल्शियम। ठीक है, कह रहा है कि लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है तो याद रखिए कैल्शियम। कह रहा है लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है तो याद रखिए कैल्शियम। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। वयस्क मानव में होती है तो याद रखिए 206 अस्थियां। ठीक है, वयस्क मानव में होती हैं तो याद रखिए 206 अस्थियां। अगला देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है तो याद रखिए 206। क्या है? मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है तो याद रखिए 206। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों स्टेपीज। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, याद रखिए स्टेपीज, कान में। ठीक है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है वह है स्टेपीज और पाई जाती है कान में। ठीक है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है दोस्तों वह है कान में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं ध्यान से देखिए यहाँ। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं तो याद रखिए 28 हस्तियां। क्या है? कह रहा है मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं तो याद रखिए 28 अस्थियां। ठीक है, हायोइड सहित 29 अस्थियां होती हैं यहाँ। ठीक है, कह रहा है मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं तो याद रखिए 28 अस्थियां। ठीक है, हायोइड सहित 29 अस्थियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 28 अस्थियां और हायोइड सहित होती हैं 29 अस्थियां। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कह रहा है दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं तो याद रखिए 12। क्या है? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं तो याद रखिए 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं तो याद रखिए 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, याद रखिए 12। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सारे पॉइंट देखते रहिए। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए क्या है पहला पॉइंट हमारा, ध्यान से देखिए। कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी यानी कि लॉन्ग बोन तो यह होती है दोस्तों खोखली यानी कि हॉलो होती है। क्या है? कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी यानी कि लॉन्ग बोन होती है दोस्तों तो याद रखिए खोखली यानी कि हॉलो होती है। ठीक है, फिर देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी लॉन्ग बोन तो यह दोस्तों हमारी खोखली होती है, हॉलो होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है दोस्तों शल्य क्रिया में क्या है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। कह रहा है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है तो याद रखिए कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, आर्थोप्लास्टी क्या है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कह रहा है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है तो याद रखिए कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन यानी कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं तो याद रखिए 31 जोड़ी तंत्रिका। ठीक है,
कह रहा है दोस्तों हमारा कि कशेरुक रज्जु, ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं, तो याद रखिए 31 जोड़ियां तंत्रिका, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कशेरुक रज्जु में से निकलती हैं, तो याद रखिए 31 जोड़ियां तंत्रिका, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कशेरुक रज्जु में से निकलती हैं, तो याद रखिए 31 जोड़ियां तंत्रिका, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है? एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है लगभग 1.5 लीटर पेशाब। क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है लगभग 1.5 लीटर पेशाब, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है दोस्तों प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों स्नायु या लीगामेंट, ठीक है। फिर से देखिए, कह रहा है कि प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों स्नायु या लीगामेंट। फिर देखिए, प्रत्यस्थ या इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों स्नायु या लीगामेंट। फिर देखिए, प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक या टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं स्नायु या लीगामेंट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं तो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। क्या है? दांतों पर जमी जो परतें होती हैं वह बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर देखिए, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त चरण नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त चरण नहीं होता है, ठीक है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त चरण नहीं होता है। क्या है? नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त चरण नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होती है या आवश्यकता होती है, तो याद रखिए कैल्शियम और फास्फोरस की। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है, तो याद रखिए कैल्शियम एवं फास्फोरस की। क्या है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है, तो याद रखिए कैल्शियम एवं फास्फोरस की। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है, तो याद रखिए कैल्शियम एवं फास्फोरस की, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट बढ़ेंगे, क्या दिए गए हैं ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों आयोडीन, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए आयोडीन। क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए आयोडीन। अगला देखिए, कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। क्या है? मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंटम में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो याद रखिए दंतवल्क या इनेमल, ठीक है। कह रहा है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंटम में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो याद रखिए दंतवल्क, जिसे हम लोग इनेमल भी कहते हैं। कह रहा अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंटम में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो याद रखिए दंतवल्क, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, कह रहा है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं, तो याद रखिए जबड़े में। क्या है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं, तो याद रखिए जबड़े में। क्या है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में। क्या है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, सुमेलित करवा रहा है यहाँ, ध्यान से देखिए, सुमेलित हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे, सुमेलित हैं तो कह रहा है कि उरोस्ति यानी कि ब्रेस्ट बोन, तो यह हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों स्टर्नम, ठीक है। ध्यान से देखिए, कह रहा है उरोस्ति यानी कि ब्रेस्ट बोन, यह हो जाएगा हमारा स्टर्नम, ठीक है। चलिए, कह रहा है जत्रुक यानी कि कॉलर बोन, ठीक है। तो कॉलर बोन को हम कहेंगे दोस्तों क्लेविकल, ठीक है। कॉलर बोन को हम लोग कहते हैं दोस्तों क्लेविकल, ठीक है। जानुफलक यानी कि नी कैप, जानुफलक नी कैप को हम लोग कहेंगे दोस्तों पैटेला, ठीक है।
जानुफलक नी कैप को हम लोग कहेंगे दोस्तों पैटेला, ठीक है। फिर है कि स्कंद फलक यानी कि शोल्डर ब्लेड, क्या है, कह रहा है कि स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे स्कैपुला से, ठीक है, स्कैपुला से, ठीक है। फिर देखिए उरोस्थ यानी कि ब्रेस्ट बोन को हम लोग सुमेल करेंगे स्टर्नम से, क्या है, उरोस्थ यानी कि ब्रेस्ट बोन को हम लोग सुमेल करेंगे स्टर्नम से, उरोस्थ यानी कि ब्रेस्ट बोन को हम लोग सुमेल करेंगे स्टर्नम से। फिर है दोस्तों जत्रुक यानी कि कॉलर बोन को हम लोग सुमेल करेंगे क्लेविकल से, जत्रुक यानी कि कॉलर बोन को हम लोग सुमेल करेंगे क्लेविकल से, जत्रुक कॉलर बोन को हम लोग सुमेल करेंगे क्लेविकल से। जानुफलक नी कैप को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों पैटेला से, क्या है, नी कैप को हम लोग सुमेल करेंगे जानुफलक को दोस्तों पैटेला से, जानुफलक नी कैप को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों पैटेला से। स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड को हम लोग सुमेल करेंगे स्कैपुला से, ठीक है। फिर से देख लीजिए उरोस्थ को हम लोग स्टर्नम से, जत्रुक को हम लोग करेंगे क्लेविकल से, जानुफलक यानी कि नी कैप को करेंगे पैटेला से, और स्कंद फलक शोल्डर बोन को हम लोग करेंगे स्कैपुला से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है दोस्तों जो हमारा सेकंड टॉपिक है, वह है दोस्तों हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। कह रहा है दोस्तों कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो याद रखिए पीछे का भाग, क्या है, कह रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो याद रखिए वह है हमारा पीछे का भाग, ठीक है। कह रहा है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो याद रखिए पीछे का भाग, क्या है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो याद रखिए पीछे का भाग, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, तो याद रखिए छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, तो याद रखिए दोस्तों छोटी आंत में, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का, क्या है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का, क्या है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का, क्या है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है, तो याद रखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों अगला स्टेटमेंट जो है हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा में से जिसके पाचन में लार सहयोग करती है, तो याद रखिए स्टार्च, क्या है, स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा में से जिसके पाचन में लार सहयोग करती है, तो याद रखिए स्टार्च, ठीक है। फिर देखिए स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा, क्या है, स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा में से जिसके पाचन में लार सहयोग करती है, तो याद रखिए स्टार्च, क्या है, स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा में से जिसके पाचन में लार सहयोग करती है, तो याद रखिए स्टार्च, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए क्या दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए नीचे क्या दिया गया है, ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कथन हमारा कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या है, मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कथन कह रहा है, क्या है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कारण दिया गया है दोस्तों कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, क्या है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। यहां दोस्तों कारण हमारा गलत दिया गया है, कथन दिया गया है कि मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर जो है वह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये हमारा यानी कि कथन हमारा जो है वह सही दिया गया है, लेकिन कारण हमारा सही नहीं है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है एंजाइम है एक, तो याद रखिए एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए एंजाइम क्या है, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, ठीक है, याद रखिए एंजाइम है एक बायो उत्प्रेरक, ठीक है, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों एंजाइम मूलतः हैं, तो याद रखिए एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं दोस्तों, क्या है, कह रहा है एंजाइम है, एंजाइम मूलतः हैं दोस्तों प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो याद रखिए प्रोटीन, क्या है, अधिकतर एंजाइम होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए प्रोटीन, ठीक है, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए प्रोटीन, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है जाइमेज, फिर कह रहा है इन्वर्टेज, फिर कह रहा है माल्टेज, फिर कह रहा है डाइस्टेज में से
वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। क्या है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज एवं डाई स्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो याद रखिए दोस्तों जाइमेज। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज एवं डाई स्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है दोस्तों। तो याद रखिए जाइमेज। फिर देखिए जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज एवं डाई स्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो याद रखिए दोस्तों जाइमेज। एक बार और देखिए जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज एवं डाई स्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो याद रखिए जाइमेज। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित कौन सा एंजाइम करता है? तो वह याद रखिए जाइमेज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। चलिए यहां देखिए कह रहा है कि जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। तो याद रखिए एंजाइम। ठीक है दोस्तों, क्या है? जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। तो याद रखिए दोस्तों एंजाइम। क्या है? जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं दोस्तों। तो याद रखिए एंजाइम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। तो याद रखिए अमाशय में यानी कि स्टमक में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। तो याद रखिए अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है दोस्तों अमाशय में यानी कि स्टमक में। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे के पॉइंट देखिए क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों, कह रहा है कि लाइपेज, ठीक है, यहां कह रहा है ध्यान से देखिए, लाइपेज यूरिया, श्लेष्मा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो याद रखिए दोस्तों यकृत का कार्य है यूरिया। ठीक है, कह रहा है कि लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो याद रखिए दोस्तों यूरिया। ठीक है, फिर देखिए लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो याद रखिए दोस्तों यूरिया। क्या है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो याद रखिए दोस्तों यूरिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। क्या है? लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो याद रखिए केवल 1 और 2 हमारे सही हैं, तीसरा हमारा सही नहीं है, यानी कि पित्त, अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में हमारा लिपिड का पाचन होता है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो याद रखिए पित्त, अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। ठीक है, पित्त, अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में, इनमें केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, कह रहा है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो याद रखिए पित्त, अम्ल और लाइपेज। क्या है? पित्त, अम्ल और लाइपेज। पित्त, अम्ल और लाइपेज, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। क्या है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत है दोस्तों। तो याद रखिए अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, कह रहा है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो याद रखिए अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है दोस्तों। तो याद रखिए अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन एवं पेप्सिन में से पाचक एंजाइम नहीं है। तो याद रखिए गैस्ट्रीन। ठीक है दोस्तों, क्या है? कह रहा है कि मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन एवं पेप्सिन में से पाचक एंजाइम नहीं है दोस्तों। तो याद रखिए गैस्ट्रीन। फिर देखिए मानव तंत्र में से ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन एवं पेप्सिन में से पाचक एंजाइम नहीं है। तो याद रखिए गैस्ट्रीन। फिर देखिए मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन एवं पेप्सिन में से पाचक एंजाइम नहीं है दोस्तों। तो याद रखिए गैस्ट्रीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो याद रखिए अमाशय में। ठीक है, क्या है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो याद रखिए अमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो याद रखिए अमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है दोस्तों अमाशय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यान से क्या दिए गए हैं यहाँ देखिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कथन कह रहा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। क्या है? कथन कह रहा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। ठीक है, फिर कथन देखिए और कारण, फिर क्या कारण कह रहा है ध्यान से देखिए। यहाँ कारण कह रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। ठीक है, कह रहा है अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। ठीक है, ये गलत है परंतु आर सही है। यानी कि कथन दिया गया है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, यह हमारा कथन गलत दिया गया।
फिर है कारण कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम, क्या है, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है, यह हमारा कारण सही है। ठीक है दोस्तों, कथन कह रहा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, यह हमारा कथन गलत है। लेकिन कारण कह रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है, यह हमारा कारण सही है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है कि ए गलत है यानी कि कथन गलत है, परंतु आर सही है यानी कि कारण हमारा सही दिया गया है। अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन एवं प्रोटीएस में से प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो याद रखिए दोस्तों ट्रिप्सिन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन एवं प्रोटीएस में से प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो याद रखिए दोस्तों ट्रिप्सिन। क्या है, फिर देखिए यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन एवं प्रोटीएस में से प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो याद रखिए ट्रिप्सिन। क्या है, फिर देखिए यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन एवं प्रोटीएस में से प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो याद रखिए दोस्तों ट्रिप्सिन। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। क्या है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो याद रखिए दोस्तों एमाइलेज। ठीक है, कह रहा है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो याद रखिए दोस्तों क्या है, एमाइलेज। ठीक है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो याद रखिए एमाइलेज। क्या है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है दोस्तों, तो याद रखिए एमाइलेज। ठीक है, याद रखिए स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। क्या है, एंजाइम जो ट्रिप्सिन है यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। ठीक है, क्या कह रहा है, एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को दोस्तों, ठीक है, क्या है, चलिए दोस्तों देखेंगे। कह रहा है एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या है, एंजाइम ट्रिप्सिन है उत्प्रेरक का कार्य करता है दोस्तों प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। क्या है, एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है दोस्तों, तो याद रखिए प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। क्या है, एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है दोस्तों, तो याद रखिए प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। ठीक है, फिर देख लीजिए एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है, तो याद रखिए बृहदांत्र से। क्या है, कह रहा है कि मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है, तो याद रखिए बृहदांत्र से। ठीक है, फिर देखिए कि मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है दोस्तों, तो याद रखिए बृहदांत्र से। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि मानव शरीर में जो पुच्छ है वह संलग्न होता है, तो याद रखिए बृहदांत्र से। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है। क्या है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है, तो याद रखिए दोस्तों शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ठीक है, क्या है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है, तो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ठीक है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है, तो याद रखिए दोस्तों शेषांत्र। ठीक है, फिर है दोस्तों मध्यांत्र, फिर है ग्रहणी। क्या है, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है, तो याद रखिए ई कोलाई प्रतिबंधित। क्या है, ई कोलाई प्रतिबंधित, यह सुमेल हो जाएगा दोस्तों हमारा डीएनए को विशिष्ट स्थलों। ठीक है, क्या है, दिया गया है कि ई कोलाई प्रतिबंधित। ठीक है, तो यह हो जाएगा सुमेल हमारा डीएनए को विशिष्ट स्थलों, ठीक है, पर काटने के लिए। क्या है, ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2। ठीक है, तो याद रखिए डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए यह हमारा सही सुमेल है। ठीक है, कह रहा है एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है, तो याद रखिए ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, यह होता है सुमेल हमारा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से एक बार और देख लेंगे। ठीक है, ध्यान से चलिए देखिए। कह रहा है कि एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या है, जो एंजाइम हमारा ट्रिप्सिन है उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो याद रखिए प्रोटीन को
अमीनो अम्लों में परिवर्तन में, ठीक है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। फिर देखिए मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है तो याद रखिए बृहदांत्र से, ठीक है, मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदांत्र से। फिर देखिए मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है तो याद रखिए शेषांत्र है, फिर मध्यांत्र है, फिर हमारा ग्रहणी है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखेंगे आगे का पॉइंट क्या है। कह रहा है एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है तो याद रखिए ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड जो है यह हमारा सुमेल हो जाएगा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। क्या है, ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड हो जाएगा हमारा सुमेल डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए क्या दिए गए हमारे आगे पॉइंट। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा कि प्रोटीन स्टार्च एवं रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है तो याद रखिए दोस्तों स्टार्च, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रोटीन स्टार्च एवं रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है तो याद रखिए दोस्तों स्टार्च। फिर देखिए प्रोटीन स्टार्च एवं रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है तो याद रखिए दोस्तों स्टार्च, ठीक है। प्रोटीन स्टार्च एवं रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है तो याद रखिए स्टार्च, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है शर्करा प्रोटीन लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल में से जिस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है तो याद रखिए दोस्तों शर्करा। क्या है, शर्करा प्रोटीन लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल में से जिस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है तो याद रखिए शर्करा। क्या है, शर्करा प्रोटीन लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल में से जिस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है तो याद रखिए दोस्तों शर्करा, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों अभिकथन और कथन का प्रश्न है। चलिए देखेंगे अभिकथन कह रहा है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। क्या है, कह रहा है कि जो मानव शरीर है वह सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, ठीक है। फिर कह रहा है कथन हमारा कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाई स्टेज विद्यमान रहता है। क्या है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाई स्टेज विद्यमान रहता है, ठीक है। तो यहां दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, बिल्कुल सही है कि मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, ठीक है। फिर है कथन कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाई स्टेज विद्यमान रहता है, ठीक है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाई स्टेज विद्यमान रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है तो याद रखिए दोस्तों यकृत में, ठीक है। कह रहा है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है तो याद रखिए यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला पॉइंट हमारा देखेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है दोस्तों यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो याद रखिए ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो याद रखिए दोस्तों यकृत यानी कि लीवर। क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों, तो वह होती है हमारी यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों यकृत यानी कि लीवर दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों यकृत यानी कि लीवर। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे के पॉइंट क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों प्लीहा अग्नाशय अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है तो याद रखिए दोस्तों पित्ताशय में, ठीक है। कह रहा है प्लीहा अग्नाशय अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है दोस्तों तो याद रखिए पित्ताशय में। प्लीहा अग्नाशय अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है पित्ताशय में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है दोस्तों तो याद रखिए यकृत में। शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है याद रखिए यकृत में। शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है याद रखिए यकृत में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है तो याद रखिए वसा का, ठीक है। कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है तो याद रखिए वसा का। क्या है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है तो याद रखिए वसा का, ठीक है दोस्तों। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है तो याद रखिए दोस्तों पत्थर का, ठीक है। याद रखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है तो याद रखिए दोस्तों वसा का, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा फिर से कि पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है किसका पाचन प्रभावित करता है तो याद रखिए दोस्तों वसा का, ठीक है। चलिए यहां देखिए, कह रहा है सामान्य मानव के संदर्भ में, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, कह रहा है सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटीन उत्पन्न होती है। क्या है, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटीन उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है दोस्तों कि वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। फिर देखिए पहला कि HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटीन उत्पन्न होता है। क्या है, कह रहा है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटीन उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है। फिर कह रहा है कि वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से कह रहा है कि एंटरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। ठीक है, एंटरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इनमें से एक सही कथन पूछ रहा है, तो दोनों हमारा 1 और 2 सही है। फिर देखिए सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से हमारा सेक्रेटीन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट सही है। दूसरा देखिए वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से दोस्तों एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो याद रखिए इनमें हमारे दोनों कथन सही दिए गए हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएज एवं जाइमेज में से वह एंजाइम जो प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। तो याद रखिए दोस्तों पेप्सिन। कह रहा है पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएज एवं जाइमेज में से वह एंजाइम जो प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। तो याद रखिए पेप्सिन। पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएज एवं जाइमेज में से वह एंजाइम जो प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। तो याद रखिए पेप्सिन। पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएज एवं जाइमेज में से वह एंजाइम जो प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। तो याद रखिए दोस्तों पेप्सिन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए कह रहा है सुमेलित क्रम इस प्रकार है। ठीक है, तो कह रहा है कि टाइलिन जो है, तो टाइलिन दोस्तों स्टार्च को पचाता है। क्या है, टाइलिन जो है, तो टाइलिन हमारा याद रखिए, टाइलिन हमारा स्टार्च को पचाता है। ठीक है दोस्तों, टाइलिन हमारा स्टार्च को पचाता है। ठीक है, पेप्सिन हमारा दोस्तों प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को पचाता है। कह रहा है दोस्तों रेनिन, तो रेनिन है जो दोस्तों वह है रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन। क्या है, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, कह रहा है सुमेलित क्रम इस प्रकार है। ठीक है, कह रहा है टाइलिन स्टार्च को पचाता है। क्या है दोस्तों, टाइलिन स्टार्च को पचाता है। ठीक है, फिर देखिए पेप्सिन दोस्तों प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, टाइलिन है हमारा स्टार्च को पचाता है। ठीक है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है दोस्तों, तो रेनिन करता है रक्त में हमारा एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ठीक है, फिर है हमारा ऑक्सीटोसिन, तो यह है दोस्तों मृषण पेशियों यानी कि स्मूथ मसल में सिकुड़न प्रेरित करता है। क्या है, स्मूथ मसल में सिकुड़न प्रेरित करता है हमारा ऑक्सीटोसिन। फिर देखिए टाइलिन है दोस्तों, यह स्टार्च को पचाता है। क्या है, टाइलिन जो है यह दोस्तों स्टार्च को पचाता है। फिर है पेप्सिन हमारा, तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मृषण पेशियों यानी कि स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए टाइलिन हमारा स्टार्च को पचाता है। ठीक है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को पचाता है। रेनिन हमारा रक्त में एंजियोटेंसिनोजोन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो मृषण पेशियों यानी कि स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है दोस्तों हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से देखिए टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन हमारा रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है और ऑक्सीटोसिन हमारा मृषण पेशियों यानी कि स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों विटामिन, तो विटामिन याद रखिए हमारा क्या है, विटामिन हमारा जो है वह है दोस्तों कैरोटीन। कैरोटीन हमारा क्या है दोस्तों, एक विटामिन है। ठीक है, फिर है दोस्तों एंजाइम, तो एंजाइम को याद रखिए, एंजाइम हमारा है दोस्तों पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन हमारा क्या है, एंजाइम है। हार्मोन क्या है, तो वह है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा प्रोटीन, तो प्रोटीन याद रखिए वह है केरेटीन। ठीक है, प्रोटीन हमारा है दोस्तों केरेटीन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों विटामिन, तो विटामिन है हमारा कैरोटीन। क्या है, कैरोटीन हमारा विटामिन है। ठीक है, एंजाइम हमारा है पेप्सिन, हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, फिर है प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारा केरेटीन है। ठीक है, फिर देखिए विटामिन है दोस्तों हमारा कैरोटीन। क्या है, विटामिन है हमारा कैरोटीन, एंजाइम है दोस्तों हमारा पेप्सिन। ठीक है, एंजाइम है हमारा पेप्सिन, हार्मोन है हमारा
टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, और फिर है दोस्तों प्रोटीन, तो प्रोटीन है हमारा केराटिन, ठीक है, प्रोटीन है हमारा केराटिन, ठीक है। फिर देखिए विटामिन है दोस्तों कैरोटीन, क्या है, विटामिन है दोस्तों कैरोटीन, एंजाइम है हमारा पेप्सिन, हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, और फिर प्रोटीन हमारा है दोस्तों केराटिन, क्या है, प्रोटीन है हमारा केराटिन। फिर देखिए विटामिन है कैरोटीन, एंजाइम है दोस्तों पेप्सिन, हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन है दोस्तों हमारा केराटिन, ठीक है, प्रोटीन है हमारा केराटिन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, सही सुमेलन है, ठीक है, कह रहा है सही सुमेलन है। तो चलिए सही सुमेलन देखेंगे क्या है, कह रहा है दोस्तों द्राक्ष शर्करा, क्या है, कह रहा है दोस्तों द्राक्ष शर्करा, ठीक है। तो द्राक्ष शर्करा हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्लूकोज से सही सुमेल हो जाएगा, ठीक है, द्राक्ष शर्करा दोस्तों हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। चलिए दोस्तों द्राक्ष शर्करा हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्लूकोज से, ठीक है, द्राक्ष शर्करा ग्लूकोज। फल शर्करा हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रक्टोज, ठीक है, फल शर्करा हो जाएगा दोस्तों फ्रक्टोज, ठीक है। दुग्ध शर्करा हो जाएगा दोस्तों हमारा लैक्टोज, ठीक है, दुग्ध शर्करा हो जाएगा लैक्टोज, ठीक है। चीनी में हो जाएगा दोस्तों हमारा सुक्रोज, ठीक है। और स्टीविया है दोस्तों, तो यह है हमारा प्राकृतिक स्वीटनर है, ठीक है। फिर है याद रखिएगा, चलिए फिर से देखेंगे, द्राक्ष शर्करा हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्लूकोज, क्या है, द्राक्ष शर्करा हो जाएगा ग्लूकोज, फल शर्करा हो जाएगा दोस्तों फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा हो जाएगा दोस्तों लैक्टोज, चीनी हो जाएगा सुक्रोज, और स्टीविया हो जाएगा दोस्तों हमारा प्राकृतिक स्वीटनर, ठीक है। फिर देखिए द्राक्ष शर्करा हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज, क्या है, द्राक्ष शर्करा हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज, फल शर्करा हो जाएगा दोस्तों फ्रक्टोज, फल शर्करा हो जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है। दुग्ध शर्करा हो जाएगा दोस्तों लैक्टोज, चीनी हो जाएगा दोस्तों हमारा सुक्रोज, और स्टीविया हो जाएगा प्राकृतिक स्वीटनर, ठीक है। फिर देखिए द्राक्ष शर्करा हो जाएगा ग्लूकोज, फल शर्करा हो जाएगा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा हो जाएगा लैक्टोज, चीनी हो जाएगा सुक्रोज, स्टीविया हो जाएगा प्राकृतिक स्वीटनर, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए द्राक्ष शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी हो जाएगा सुक्रोज, स्टीविया हमारा प्राकृतिक स्वीटनर, ठीक है। कह रहा है ग्लूकोज का सूत्र है, याद रखिए C6H12O6, क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है, याद रखिए दोस्तों C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ठीक है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक चलिए देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, विटामिन एवं पोषण, ठीक है दोस्तों, कह रहा है विटामिन एवं पोषण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके प्रश्न काफी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए विटामिन एवं पोषण, ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, फल सब्जियां पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो याद रखिए दोस्तों पनीर, क्या है, फल सब्जियां पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो याद रखिए दोस्तों पनीर। फल सब्जियां पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा वह है हमारा पनीर, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोबायोटिक खाद्य के बारे में यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए ध्यान से, कह रहा है प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं, क्या है, कह रहा है प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं, क्या है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं, क्या है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। फिर देखिए प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, क्या है दोस्तों, कह रहा है प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं, क्या है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा देखिए प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, क्या है, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, तो उपर्युक्त कथनों में से सही है दोस्तों, तो याद रखिए 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, फिर कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स यानी कि प्रजैविकों, ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो याद रखिए प्रजैविक यानी कि प्रोबायोटिक्स जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्रजैविक यानी कि प्रोबायोटिक्स होते हैं ये जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं, ठीक है। फिर है और वे दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है, और वे दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। फिर देखिए प्रजैविकों के संदर्भ में यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए यहाँ कह रहा है प्रजैविकों यानी कि प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहला जो दिया गया है प्रजैविक यानी कि प्रोबायोटिक्स जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वह जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि वे दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, प्रजैविक यानी कि प्रोबायोटिक्स जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं और वे दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला है दोस्तों, कह रहा है कि न्यूट्रिया क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। क्या है दोस्तों, कह रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं दोस्तों पोषक और औषधि प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है फंक ने आविष्कार किया था, तो याद रखिए विटामिन का। ठीक है, फंक ने आविष्कार किया था तो याद रखिए विटामिन का। ठीक है, ये पॉइंट फिर से देखिए, कह रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों विटामिन ए, तो याद रखिए मैक्कुलम ने। ठीक है, विटामिन ए मैक्कुलम से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी भी हमारा हो जाएगा दोस्तों मैक्कुलम से संबंधित। ठीक है, और विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों हमारा जेम्स लिंड से। ठीक है, याद रखिए। फिर देखिए विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों हमारा मैक्कुलम से। क्या है, विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों हमारा मैक्कुलम से। विटामिन बी हो जाएगा दोस्तों हमारा मैक्कुलम से। ठीक है, विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों हमारा जेम्स लिंड से। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों हमारा मैक्कुलम से। ठीक है, विटामिन बी हो जाएगा दोस्तों हमारा मैक्कुलम से। विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों हमारा जेम्स लिंड से। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि विटामिन्स होते हैं। क्या है, तो याद रखिए विटामिन्स होते हैं दोस्तों क्या, तो वह है हमारे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, याद रखिए विटामिन्स होते हैं दोस्तों कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक, विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो वह याद रखिए विटामिन। क्या है, कह रहा है यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो याद रखिए विटामिन। यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन। यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां कह रहा है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं दोस्तों पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है वे हैं दोस्तों पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। फिर देखिए, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है हमारे, देखेंगे ध्यान से, देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, कह रहा है क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, फिर देखिए, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए वसा में कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए वसा में। क्या है, भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन में से प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए दोस्तों वसा में। ठीक है, कह रहा है वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। फिर देखिए, वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे ध्यान से क्या दिए गए हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिए, सारे जो पॉइंट दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी ये सारे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, यहां ध्यान से देखिए। ठीक है, कह रहा सेब, ठीक है, एप्पल,
सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं दोस्तों पोटेशियम के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं दोस्तों पोटेशियम के। फिर देखिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम के। फिर देखिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं दोस्तों पोटेशियम के। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है। क्या है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि, ठीक है, ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। फिर कह रहा है कि ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। फिर देखिए, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके बचे हुए पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।